लेट्स बिगिन। तो हम जो क्लास करने जा रहे हैं आज हमारी कंजक्शन की क्लास 2 है। तो एक सेकंड हमारा ओके। तो हम क्लास को करने वाले हैं स्टार्ट। ओके, सो कंजक्शन के हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो कंजक्शन हमारी क्लास है, नोट्स साथ साथ में बनाते जाएं। कंजक्शन की क्लास 2 पिछली बार हमने आई थिंक क्यूमुलेटिव क्लॉज को पढ़ा था और कोऑर्डिनेटिंग में हमने क्यूमुलेटिव कर लिया था, राइट, एंड ऑल्टरनेटिव भी कर लिया था। एडवर्सेटिव कंजक्शन की बात करेंगे। तो आज का हमारा कंजक्शन का टॉपिक है एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये टाइप 3 है इसकी। तो इसे हम कहते हैं एडवर्सेटिव, ADVERSATIV, एडवर्सेटिव कंजक्शन। जरा प्लीज स्पेलिंग चेक कर लें। एडवर्सेटिव, ADVERSATIV, एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होती है? एडवर्सरीज होती हैं जब आपके दिन ठीक नहीं होते हैं, तो वो एडवर्सरीज होती हैं। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन मींस विरोध दर्शक जिसमें होगा, जिसमें विरोध दर्शक होगा, जिस वाक्य में विरोध उत्पन्न होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस शब्द को ठीक से अंडरलाइन करें, जिसमें विरोध उत्पन्न होगा सेंटेंस के अंदर। अब सवाल है कि विरोध उत्पन्न करने वाले शब्द क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे बट जो शब्द है ये विरोध उत्पन्न करता है। विरोध कैसे हम देखेंगे इस चीज को। येट है वर्ड विरोध उत्पन्न करेगा। स्टिल शब्द है ये विरोध उत्पन्न करता है। ओनली ये विरोध करेगा, उत्पन्न पैदा। हाउएवर ये भी वैसा ही है। नेवरदीलेस, NEVERTHELESS, नेवरदीलेस। WHILE, whereas, WHEREAS, whereas। भाई ये जो शब्द है ना, जो आपको मैंने लिख दिए यहाँ पे, इनका आपने ठीक से रट्टा मारना है कि बट होगा, यट होगा, स्टिल हो गया, ओनली, हाउएवर, नेवरदीलेस, व्हाइल और वेयरएज। ये वो वर्ड्स हैं जिनको बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन याद कर लो इन चीज को। मैंने देखो, सीधी सी बात है, कंजक्शन तो दो शब्दों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा, मगर यहां पर विरोध या विपरीत, सॉरी विपरीत, मैं इसको, ये विपरीत उनकी डायरेक्शन होगी, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे और उनको जोड़ने का काम करेंगे ये शब्द, ये वाले, बट, यट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदीलेस, व्हाइल और वेयरएज। ये इनको जोड़ने वाला काम करेंगे, ये तो हम जानते हैं, बट उसमें विपरीतात्मक
या विरोधात्मक रवैया होगा। विपरीतात्मक या विरोधात्मक रवैया उन वाक्यों में होगा मन एक दूसरे के विपरीत वो कुछ बात कहना चाहेंगे। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं और वहां से आप अपनी थॉट को क्लियर करें। एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है और वो अमीर है, रिच है, अमीर है, रिच है, तो उनसे क्या उम्मीद की जाती है? मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहेंगे? आप बोलेंगे हाँ। कितना? तो आप कहेंगे बहुत ज्यादा। अगर मैं कहूं कि क्या आप के पास लाखों में पैसे हों या के पास करोड़ों में पैसे हों, तो आपके सामने जब ये दो ऑप्शंस दी जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है आपका आंसर होगा हमें तो करोड़ों में चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हम सबका एक मानना है कि आदमी जितना अमीर होता है वो उतना खुश होता है। ट्रू। एक आदमी जितना अमीर होता है उतना खुश होता है। मीन्स खुशी पैसे से आती है, रुपए से आती है, अमीर होने से आती है। ये हम सबका नहीं, सबका मानना ऐसा है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसे चांसेस हैं कि आप अमीर और खुश ना हो, तो आप कहेंगे हाँ चांस तो है कि 1% चांस है, मगर कि आप अमीर हैं पर खुश नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग अमीर होना चाहते क्यों हैं? दे वॉन्ट टू बी हैप्पी। वो खुश रहना चाहते हैं और जितना पैसा ज्यादा उतने ज्यादा खुश, ये हम सबका मानना है। पर अमीर होने के बावजूद हम दुखी हो, अमीर होने के बावजूद हम दुखी हो, विच मीन्स ये दोनों आपस में विपरीतात्मक है। ऐसा होता नहीं है पर हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेता हूं सेंटेंस में कि रोहित इज रिच। अब बट लगाऊंगा यहां पर मैं, बट अनहैप्पी। लिख लो इस वाक्य को बढ़िया से। नोट्स ऐसे बनाने आपने कि मजा आ जाए। जो जिस तरीके से मैं लिखता हूं वैसे आपने लिखते जाना है, या आप उससे और अच्छे से लिख सकते हो तो लिखना है। रोहित इज रिच बट अनहैप्पी। अब इसको और इसको आपस में जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। इनको आपस में जोड़ने वाला काम ये कर रहा बट, जो बट शब्द है। पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाला पार्ट सेंटेंस का और ये वाला पार्ट सेंटेंस का, ये 1 और 2 में विरोध है कि नहीं है? क्या ये विरोधात्मक है कि नहीं? आपस में बिल्कुल है, ये विरोधात्मक है। क्योंकि अमूमन नहीं माना जाता है कि कोई आदमी अमीर है तो वो दुखी होगा। गरीबी से दुख आता है, लाचारी से दुख आता है। मगर आप रिच हैं मीन्स आपके पास आप सब साधन है, सारी फैसिलिटीज है। तो फैसिलिटीज जब होती है लाचारी नहीं होती, तो आप तो खुश होने चाहिए। बट अनहैप्पी, तो ये बट वहां पे लग रहा है। तो रोहित इज रिच बट अनहैप्पी। अब यहां बट की जगह आप यट भी कर सकते हैं, यट अनहैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। बट की जगह आप यट भी लगाएंगे तो भी वही बात हो जाएगी कि रोहित इज रिच यट अनहैप्पी, माने अमीर होने के बावजूद वो खुश नहीं है। तो ये हुई एडवर्सेटिव कंजक्शन। रट्टा मार लीजिए, मेरी बात मानो, क्रैम कर लो। जिस बच्चे में अभी इंग्लिश की समझ बहुत कम है, वो इनका रट्टा मार ले शब्दों का। बट यट स्टिल ओनली हाउएवर नेवरदलेस व्हाइल वेयरएज। एग्जाम में आते हैं कि फला सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन किया गया जो शब्द है कंजक्शन है, और ये कौन सी तरह की कंजक्शन है। तो जब तक आपको इन वर्ड्स का बिल्कुल टिप्स पे नहीं हो ना, जब तक आपके वर्ड्स है, तो जब तक आपके वर्ड्स टिप्स पे नहीं है तब तो दिक्कत आएगी आपको। तो इनको याद कर लो, राइट। अब मैं एक और देखो, अब सारे उन पे सेंटेंस लिखना चाहेंगे तो 1 2 जितने भी ये वर्ड्स है उतने सेंटेंसेस बन जाएंगे, उतना हमें समय नहीं लगाना है। बस आपने सेंटेंस में फील लेनी है कि फील आ गई तो खत्म बात है। अब एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ रोहित वाले के साथ साथ में, इसको मैं साइड पे कहीं लिखता हूँ एग्जाम्पल को, दूसरे एग्जाम्पल को। जैसे
ही इज लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस होता है कि बहुत मेहनत करने वाले। ही इज लेबोरियस, स्टिल he is not getting good marks. Still he is not getting good marks. मैंने जो सेंटेंस है लिखा है इसका मीनिंग समझिए आप। पहले बताओ कि यहाँ पे कंजक्शन क्या है। भाई he is laborious, वो मेहनती है। he is not getting good marks, ये आपका क्लॉज 1, ये आपका क्लॉज 2। कंजक्शन दो वर्ड्स को, दो प्रोनाउंस, नाउन्स जो भी हैं, एडजेक्टिव्स को, राइट, या फिर क्लॉजेस को, सब सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है। तो स्टिल यहाँ पे क्लॉज है, कंजक्शन है। और कैसी वाली कंजक्शन है? तो उत्तर है ये कंजक्शन है एडवर्सिटिव। तो ये एडवर्सेटिव कंजक्शन है। माने वो मेहनती है, लेबोरियस मींस मेहनती है, फिर भी उसके अच्छे अंक नहीं आ पाते हैं। तो स्टिल लगाकर देखिए यहाँ विरोधाभास है कि नहीं है। जो मेहनती होते हैं उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, बट मेहनती होने के बावजूद उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो दोनों ही आपस में क्या हुए? इनका आपस में विरोधाभास है। दे आर एडवर्सेटिव कंजक्शन। दिस इज ए एडवर्सेटिव कंजक्शन एंड ऑल दीज आर एडवर्सेटिव कंजक्शन, जो बट से लेके वेरएज तक है। तो आपको मैंने ये बात समझाई है। और इन सब के एग्जाम देखो, आप डेली मेरी बात मानो कि आप डेली एक पेज, प्लीज एक पेज डेली आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ो, कोई पढ़ो, उससे ना आपकी एक सेंस बन जाती है। आप इन्हीं वर्ड्स को कहीं न कहीं इस्तेमाल होता देखेंगे तो आपको एक फील बन जाती है, फील, वो फील काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंजक्शन के ऊपर। मैं इसको मिटा रहा हूं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आपके क्लास की, और चिंता ना करें उस बात की। नाउ नेक्स्ट है हमारी, आई थिंक फोर्थ है। जो फोर्थ कंजक्शन है वह है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव इलेटिव कंजक्शन क्या होती है? अंडरस्टैंड दिस। इलेटिव मीन्स परिमाण सूचक। परिमाण सूचक, हिंदी ग्रामर वाले इसको समझेंगे आसानी से। परिमाण सूचक कंजक्शन क्या होती है? अब मतलब परिमाण, परिणाम, सॉरी, परिमाण नहीं, मैं परिणाम, परिणाम होता है रिजल्ट। तो परिणाम सूचक ये कंजक्शन है। मीन्स मैं लिखता हूं कि इन कंजक्शन के द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाएगा जो एक दूसरे का परिणाम होंगे, जो एक दूसरे का परिणाम होंगे, एक दूसरे का परिणाम, रिजल्ट होंगे। रिजल्ट कि भी इस कारण से ऐसा, जो भी एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आई वॉज इल, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम टू ऑफिस। इसका मीनिंग समझिए आप लोग। आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम टू ऑफिस, मैं बीमार था इसलिए मैं दफ्तर नहीं आ पाया। ये सो है कंजक्शन। और देखिए ये दफ्तर नहीं आना
इसका रिजल्ट है कि नहीं। अगर आप बीमार होते हैं तो आप कहीं नहीं जा पाते हैं। तो ये था इसका रीजन, मैंने कारण, और यह उसका रिजल्ट था। आप कई बार कहते हैं कि यार मैं बीमार हो गई थी इसलिए मैं आपकी पार्टी या शादी में नहीं आ पाई। तो शादी में नहीं आ पाना उसका रिजल्ट था ना, आप बीमार थे इसलिए नहीं आ पाए। रिजल्ट क्या, आप नहीं आ पाए। तो दैट्स व्हाई ऐसे वर्ड्स जो हैं वो इलेटिव कंजक्शन होते हैं, जो वाक्य के अंदर उसके कारण को बताते हैं, या कारण जो है उसका फिर आगे जो रिजल्ट हुआ उससे बताते हैं। अब कई बार कहते हैं कि चूंकि मुझे ये हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं 11th में फेल हो गया या फेल हो गई, ये हुआ था सो हुआ था, मुझे इन्फेक्शन, जो भी है आप कुछ भी कह सकते हैं। तो फिर जो उसका रिजल्ट बनता है और उसका जो रीजन होता है, इनको जो आपस में जोड़े इसे बोलते हैं इलेटिव कंजक्शन। कंफ्यूजन मत रखना, जितनी बातें कह रहा हूं उतनी बातें गांठ बांधते चलना, ज्यादा अननेसेसरी थिंकिंग भी नहीं देनी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आपने ये जानना है कि दो इसमें वाक्य होंगे, वाक्य दो और एक एक वाक्य होगा रीजन देता हुआ, दूसरा वाक्य होगा कि उसका फिर रिजल्ट क्या हुआ। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग conjunction. Now, what is this subordinating conjunction? Subordinating conjunction क्या होती है? आइए पहले कुछ एक दो वाक्य लिखते हैं, फिर जाके हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या चीज है। जैसे if you work hard, you will succeed. If you work hard, you will succeed. अब if जहां भी लगता है वहां एक शर्त होती है। if शर्त को रिप्रेजेंट करता है कि यदि आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। इफ यू, ये जो भी है, तो ये एक शर्त के तौर पे जो है वो यहां कह रहा है। दूसरा जो है, एक होता है सिंस का इस्तेमाल जब हम समय के बारे में बताते हैं कि समय निश्चित है कि अनिश्चित है, इत्यादि इत्यादि। बट सिंस की जब बिगिनिंग, सिंस से जब किसी सेंटेंस की बिगिनिंग की जाती है तो क्या होता है, जैसे कि सिंस आए, सिंस में कारण बताता है। यहाँ इफ शर्त बता रहा है, शर्त, और सिंस कारण बताता है कि सिंस आई वॉज बिजी, सो जो भी है, आई कुड नॉट कॉल यू। तो यहां सिंस का जो यूज है वो क्या हो रहा है कि भी क्योंकि कहना चाह रहा है ये, क्योंकि कि क्योंकि सॉरी, क्योंकि मैं व्यस्त था इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। ठीक है जी। तो यहां आप जान जाइए कि जो इफ है या सिंस है, ये वो कंजक्शन है जो वाक्य के स्टार्टिंग में लग रही हैं। मैं कुछ यहां लिख देता हूं कि इन सेंटेंसेस में इफ और सिंस कंजक्शन है। कई बार लोग सोचते हैं कि इन्हीं कंजक्शन तो बीचों बीच में होते हैं, दो सेंटेंसेस को बीच में जोड़ते ही आकर, ये स्टार्टिंग से क्यों है? बेशक ये हैं तो स्टार्टिंग में, मगर ये जोड़ने वाला काम ही तो कर रही है ना।
यदि आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपको सफलता मिलेगी, आप हार्डवर्क करोगे तो इफ बिगिनिंग में बेशक है, मगर वो दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इन सेंटेंसेस में इफ और सिंस कंजक्शन है, या नोट कर लो, और नीचे आप लिख सकते हैं कि ये बेशक सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, मगर ये दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला काम कर रही है। ठीक है जी। अब जो सबऑर्डिनेटिंग, जो मैंने आपको कंजक्शन की स्टार्ट करवाई है, सबऑर्डिनेटिंग, यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे पहली टाइप होती है जो टाइम को बतलाती है, या टाइम का बोध करती है, समय का बोध करती है, जो टाइम का या समय का बोध करती है। अब टाइम का बोध कौन कौन कर सकता है? जैसे व्हेन शब्द है, आप जब भी व्हेन का यूज करते हैं तो आप समय का बोध कर रहे होते हैं। व्हेन आई वाज देयर, मैं जब वहां था, तो चाहे सोमवार को था या शुक्रवार को था, ये सोमवार, शुक्रवार, दिन, महीने, साल, ये सारे समय के सूचक हैं, तो व्हेन आप वहां यूज करते हैं। व्हेन के अलावा जैसे वेन एवर, जब भी मैं आऊंगा, जब भी मतलब आज नहीं तो कल या परसों, जब भी आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा, तो आप वेन एवर वहां यूज करते हैं कि वेन एवर आई कम हेयर आई विल श्योरली मीट यू। तो वेन एवर आप वहां यूज करते हैं, समय का सूचक है। टिल, अनटिल, ये भी समय का सूचक है कि मैं जब तक मुझे ये नहीं मिलता मैं ये काम करता जाऊंगा, तो ये भी समय के सूचक है। बिफोर, ये भी समय का सूचक है। जो स्टिल है वो भी समय का सूचक है। वाइल, WHILE, वाइल, ये भी समय का सूचक है। एज सून एज, ये भी समय का सूचक है। एज लॉन्ग एज, ये भी समय का सूचक है। और फाइनली जस्ट एज, इनका प्लीज ठीक से रट्टा मारना कि ये व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, स्टिल, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, जस्ट एज, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, और ये फर्स्ट कैटेगरी टाइम के अंदर आती है, राइट। तो आइए एग्जांपल्स लिखते हैं इनके। एग्जाम्पल में अगर लिखूं कि व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। अब देखो, जब मैंने उसे देखा, जब, तो ये समय को बता रहा है। जब मैंने उसे देखा, आज देखा, या सुबह देखा, या शाम को देखा, या 2 दिन पहले देखा, या 2 साल पहले देखा, जब मैंने उसे देखा। मैंने सॉ हिम, आई स्टॉप्ड माय कार। मैंने जब उसे देखा तो मैंने अपनी गाड़ी रुकवा ली। आई स्टॉप्ड माय कार, मैंने अपनी कार जो है रुकवा ली। एक और लिखते हैं, जैसे एज सून एज रेन स्टार्ट्स, फार्मर सो सीड्स। सीड्स होता है कि बीज वगैरह। एज सून एज रेन स्टार्ट्स, जैसे ही बारिश शुरू होती है, तो जो फार्मर है, किसान है, वो बीज की बुआई करना, सो मीन्स बुआई करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, या बीज बो देते हैं। तो देखो, ये व्हेन है या एज सून एज है, ये सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज हो रहे हैं, पर आप ये ना समझें कि जो कंजक्शन है बीचों बीच ही यूज होती है, नहीं। उसका सिर्फ पर्पस क्या है कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ना, इत्यादि इत्यादि। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है प्लेस की, PLAC, प्लेस की। ठीक है जी। नई कैटेगरी जो हमारे पास है वो प्लेस की है। टाइम डिस्कस कर लिया, प्लेस है स्थान। तो जिस वाक्य में स्थान का बोध हो, जैसे वेयर, WHERE, वेयर, या फिर वेर एवर, वेयर
और wherever, ये स्थान का बोध करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, यू कैन गो wherever you can go wherever you want. You can go wherever you want means तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ये प्लेस वाली है। wherever, जिस जहां जाना चाहो। कोई कहता है कि मैं जो है वो दिल्ली जा रहा हूँ, मैं जो है वो शिमला जा रहा हूँ, तो बोलते हैं गुस्से में कि यू कैन गो वेयर यू वांट। तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। तो ज्यादातर आप ऐसा सेंटेंस गुस्से में कहते हैं। कोई आपसे कहे कि ठीक है तो मैं वहां जा रहा हूँ और आप खुश ना हो उसके उसके इस बात पे, तो आप कहते हैं यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, राइट। तो इस तरह से ये प्लेस का हो गया। अब हमें अगली टाइप को डिस्कस करना है, टाइप नंबर 3। इसके अंदर जो कॉज के लिए होती है, CAUSE, कॉज मीन्स कारण के लिए होती है। जो कारण का बोध करती है एक वाक्य के अंदर, जो एक वाक्य के अंदर कारण का बोध करती है। जब ये आप यूज करते हैं ना सिंस, तो सिंस कारण का ही बोध करती है। बिकॉज शब्द कारण का बोध करता है। एज शब्द कारण का बोध करता है। जैसे आई एग्जाम्पल लेते हैं, शी केम हेयर बिकॉज आई कॉल्ड हर। वो यहां आई है क्योंकि मैंने उसे बुलाया है, क्योंकि मैंने उसे बुलाया। तो कारण बता रहा ना यहाँ पे, क्यों क्यों आई यहाँ पर, क्योंकि मैंने उसे बुलाया। कई बार कहते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आई, तो आप कहते हैं कि भी मैंने उसे बुलाया है इसलिए आई है। वो इसलिए आई क्योंकि मैंने इसे बुलाया है। तो एक बिकॉज जो है आपका, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और ये कॉज की टाइप नंबर 3, जो कॉज मैंने कारण वाली जो होती है, जैसे पिछले मैंने केस में सिंस का भी इस्तेमाल देखा था स्टार्टिंग में, बिकॉज एज, राइट। तो जैसा आप एज ही इज डिसऑनेस्ट, सो nobody likes him। क्योंकि वो एक बेईमान है, इसलिए बेईमान आदमी है एक तरह से तो इसलिए कोई इसे पसंद नहीं करता है। nobody likes him। तो और सिंस मैंने कहा था बहुत पहले ही, सिंस आई वाज इल या सिंस आई वाज दैट एंड दिस, तो आप सिंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिंस आई वाज बिजी, सो आई कुड नॉट पिक योर कॉल। क्योंकि मैं व्यस्त था इसलिए मैं आपका फोन नहीं उठा पाया, क्योंकि मैं व्यस्त था इसलिए मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। ये आ गया कॉज वाला टाइप। इसके बाद है, आई थिंक 5वीं है कि जो भी आप लिखते जाइएगा, पर्पस, PURPOS, पर्पस, उद्देश्य। नेक्स्ट क्लॉज है उद्देश्य, पर्पस। जैसे कुछ शब्द हैं, दैट, ये पर्पस दिखाता है। सो दैट, THAT, ये पर्पस दिखाता है। इन ऑर्डर दैट, ये पर्पस दिखाता है। लेस्ट, LEST, लेस्ट, ये पर्पस दिखाता है। तो ये वह शब्द हैं जो पर्पस को दिखाते हैं, पर्पस को शो करते हैं। जैसे वी ईट सो वी कैन लिव,
हम खाते हैं ताकि हम जी सके। वी ईट सो वी कैन लिव, तो यहां पे सो कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये प्ले पर्पस वाली टाइप है कि हम क्यों खाते हैं। वी ईट, हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हम जिंदा रह सकें, राइट। ये पर्पस होती है। अब जैसे कि कोई कहे आपको कि रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, विच मीन्स कि जल्दी भागो, रन फास्ट, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी जो है वो ट्रेन छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए। ठीक है जी। तो ये है आपका पर्पस वाला। प्लीज टेक अ स्लाइड ब्रेक ऑफ 1 मिनट, स्लाइड ब्रेक ऑफ 1 मिनट। जहाँ पानी बड़ा कम है okay, so I'm back. नाउ पर्पस के बाद हमारी नेक्स्ट जो टाइप है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब है परिणाम वाली, रिजल्ट, जो भी 6ठी या 7वीं है मुझे याद नहीं, बट आप चेक कर लेना कि मैंने कितनी लिखवा दी है। रिजल्ट जिसमें कुछ परिणाम आने की बात होगी, परिणाम की बात होगी। ये शब्द कुछ है, जैसे सो हो गया, आगे जो भी बनेगा आगे, फिर दैट हो गया, सच हो गया, राइट, या फिर जैसे सो दैट, सच दैट, ये शब्द जो है वो रिजल्ट के सूचक है। जैसे आइए बनाते हैं सेंटेंस, सो से बिगिन करेंगे और फिर जो है वो दैट को बीच में लाएंगे। जैसे शी इज सो वीक, मनवा इतनी कमजोर है, दैट आया ना, दैट अब बीच में, सो यहां आ गया, सॉरी, सो यहां आ गया और दैट आ गया। तो शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट इवन स्टैंड, मनवा इतनी कमजोर है कि वो खड़ा, वो जो है वो खड़ी भी नहीं हो सकती। तो यूज हुआ ना, राइट। नेक्स्ट मैं लिखूं कि ही इज सच अ फूल, he is such a fool that he does not understand anything। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये सच लगा दिया मैंने, ही सच ए फूल दैट, अब डैश में आगे कोई भी शब्द आ सकता है, तो ही सच अ फूल दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ना देखिए परिणाम है कि नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफ है इसलिए कुछ नहीं समझ पा रहा है।
क्योंकि वो वीक है, कमजोर है, इसीलिए खड़ी नहीं हो पा रही है, राइट। तो कमजोर होंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप खड़े नहीं हो सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं। आप बेवकूफ हैं, फूल हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा कि आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। इस तरह से, ठीक है जी, समझा मेरी बात ना? परिमाण, परिणाम के बाद नेक्स्ट है शर्त, मीन्स कंडीशन। सातवां आठवां जो भी है, नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन की आइए बात करते हैं। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन मीन्स शर्त, राइट। तो जहां शर्त की बात होती है, जहां शर्त रखी जाती है जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे जो, जैसे इफ हो गया, ये शर्त को दिखाता है। सपोजिंग, SUPPOSING, सपोजिंग, या अनलेस, या प्रोवाइडेड। ये वो वर्ड्स हैं जो शर्त दिखाते हैं, कंडीशन का बोध करवाते हैं, कंडीशन का भाव प्रेजेंट करते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे फेमसली मैं मजाक में कहता हूं क्लास के अंदर कि जैसे एक सेंटेंस है, अनलेस यू क्रैक द गवर्नमेंट जॉब, आई विल नॉट मैरी यू। एक लड़की लड़के से कह रही है कि जब तक तुम सरकारी नौकरी हासिल नहीं करते, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो यहाँ शर्त है कि नहीं है? यहाँ शर्त है, शादी करने की शर्त है। यहाँ पे शादी करने की शर्त क्या है कि गवर्नमेंट जॉब क्रैक करो। गवर्नमेंट जॉब क्रैक करोगे तो ही आपसे शादी होगी, तो ही आपसे शादी की जाएगी। अनलेस यू क्रैक द गवर्नमेंट जॉब, आई विल नॉट मैरी यू, राइट। तो यहाँ पे ये जो शब्द है, ये कंडीशन का भाव रखेंगे इसके अंदर, कंडीशन को बताएंगे। जैसे आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट हिज वेज। मतलब यहाँ कहा क्या जा रहा है कि मैं उसकी सहायता करूंगा या करूंगी। प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते। देखो शर्त तो आई गई ना इसके अंदर। प्रोवाइडेड का मीनिंग ही होता है कि बशर्ते, बशर्ते वह अपने तौर तरीके सुधारे। मैंने मीन्स सुधारना या बदलना, वह अपने तौर तरीके बदले। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट हिज वेज। मैं उसकी सहायता करूंगी बशर्ते वह अपने तौर तरीके बदले, वे अपने तौर तरीके बदले। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट हिज वेज, राइट एस्पिरेंट्स। कंडीशन के बाद हम करेंगे मैनर। मैनर मीन्स ढंग। एग्जाम्पल लेंगे अब। नेक्स्ट है आठवां, मैनर। मैनर मीन्स ढंग। आप कई बार कहते होंगे किसी को कि भाई तुम्हारा जो ढंग है वो ठीक नहीं है, वो चाहे बात करने का ढंग हो या कुछ भी हो, कपड़े पहनने का ढंग हो, कुछ भी हो। मैनर मीन्स ढंग। इसके लिए शब्द जो आते हैं वो एज आता है, एज इफ आता है, एज दो आता है, एज THOUGH, एज दो आता है, एज फार एज आता है। ये मैनर या ढंग को बताते हैं। जैसे he scolded me, scolded me, scold होता है डांटना। he scolded me because sorry, not because, as if he is my father,
उसने जो है मुझे झाड़ दिया या डांट दिया, जैसे कि वह मेरे पिता हैं या जैसे मेरा वो बाप है, तो एज इफ ये यहाँ पे कंजक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये मैनर वाली टाइप है। तो मीन जिस तरीके से, इस ढंग से, तरीका या ढंग जो भी है, मन उसने मुझे ऐसे डांटा कि जैसे वो मेरा बाप हो। तो इनका ढंग डांटने का कुछ ऐसा था कि जैसे मेरे बाप जैसे बिहेव कर रहे थे, ढंग तरीका, इसको मैनर वाला कंजक्शन कहते हैं, राइट। तो हमने इसको यूज किया यहाँ पे। अब है कंपैरिजन वाला, कंपैरिजन कंपैरिजन वाला कंजक्शन, जिसमें कुछ तुलनात्मक चीजें होंगी, तुलना की गई होगी, जो भी 8वां 9वां जो भी है लिखते जाइए आप लोग। कंपैरिजन, तो इसमें कुछ तुलना की गई होगी। तुलना, कंपैरिजन। एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या होते हैं ऐसे वर्ड्स, जैसे कि एज, एज डैश एज, सो डैश एज, और फिर देन। ये वो वर्ड्स हैं जो कंपैरिजन करवाते हैं। जैसे कि ही इज एज गुड एज शी इन इंग्लिश। ही इज एज गुड एज शी इन इंग्लिश, मैंने वो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो भी है उसके जैसा गुणी है, ये जो भी है। तो एज गुड एज, देखो एज डैश एज, अब गुड डालो या एज बैड एज कर दो, ही इज एज बैड एज शी इन इंग्लिश, वो उसके जैसा इंग्लिश में वो खराब है। तो एज गुड एज डैश एज कंपैरिजन करवा रहे ना यहाँ पे। तो ये कंपैरिजन वाला एडजेक्टिव हुआ, राइट। तो इस तरह से मगर मैं कहूं कि नॉट ही इज नॉट गुड एज यू, मीन्स वो तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं है। एज आया ना यहाँ पर, ही इज नॉट एज गुड एज यू, या शी इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज यू। तो एज डैश एज या सो डैश एज या देन, ये कहीं भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे कंपैरिजन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर ये बीचों बीच में लगते हैं तो, बीचों बीच में रखेगा। राइट। तो ये है। नाउ लास्ट है इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट, अंतर बताने के लिए कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, CONTRAST, कॉन्ट्रास्ट मीन्स अंतर। अंतर बताने के लिए शब्द क्या होंगे इसके लिए? दो, THOUGH, दो होगा। ऑल्दो होगा, ALTHOUGH, ऑल्दो, या however, दो या ऑल्दो या however। ठीक है जी, दो, ऑल्दो और however। एग्जाम्पल लेते हैं, THOUGH, दो ही worked hard, he failed।
दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। माने इसने मेहनत की मगर ये असफल हो गया। अर्थात कुछ अंतर था ना, पास होने के लिए जो मेहनत चाहिए वैसी उसने मेहनत नहीं की, मेहनत की पर उतनी नहीं की, तो अंतर को दर्शाता है जिस कारण से ऐसा हुआ। ही दो ही वर्कड हार्ड बट सॉरी कॉमा ही फेल्ड। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। हमारा यहाँ ये सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट है फिर कोरिलेटिव कंजक्शंस, कंपाउंड कंजक्शन और कंजक्शन के कुछ आगे रूल्स। अभी 2-3 दिन और खपेंगे, 4 दिन शायद खप जाएंगे इसके ऊपर। कंजक्शन थोड़ा लेंथी चैप्टर है, कंजक्शन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, शायद ये वीक लग जाएगा इसके ऊपर। तो हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यहाँ समाप्त किया। आपकी कोई डाउट हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बेफिक्र कमेंट कर देना है, तो वहां जाके फिर मैं उसे देख सकता हूँ। एक सेकेंड।